अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी क्या क्या होता है? बुक्स एंड अकाउंट्स, पेपर्स, उसमें डॉक्यूमेंट, डीड, ये सब होएगा। अकाउंट्स में तेरा इनकम एक्सपेंस सब डिटेल्स देगा। एंड योर फिनेंशियल स्टेटमेंट जो आता है सेक्शन 129 में आता है। किसको किसको एप्लीकेबल नहीं है 129? NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, ये सारी जो कंपनीज है उसको नहीं होएगा। बैंक्स, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, ये लोग को 129 नहीं अप्लाई होगा। अभी कहाँ पे रखेंगे इसको? रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखेंगे। इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगा, बिजनेस आज में आएंगे और हम इंस्पेक्शन करके जाएंगे। और जो भी कंपनी का सॉफ्ट कॉपी रखने का है तो मैं मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट सॉफ्ट कॉपी में रख सकती हूँ, लेकिन मेरा एक ऑडिट ट्रेल मेंटेन होगा जहाँ पे मैं डिटेल्स दूंगी कि मैंने क्या क्या चेंजेस किया है, वो पूरा उसका लॉग मेंटेन होगा। एंड दैट लॉग हैज़ टू बी केप्ट एंड फाइल्ड विद ROC। अगर पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है? MD, CEO, होल टाइम डायरेक्टर एंड एनी अदर पर्सन, अगर मैंने उसको ऑथराइज किया है तो। एंड ब्रांच का बुक्स है वो यहाँ पे आएगा, लेकिन आई एम नॉट सपोज टू ऑल्टर एनीथिंग इन दैट। नॉन कंप्लायंस होएगा तो 1 साल इम्प्रिजनमेंट, 50,000 to 5 lakhs का फाइन और बोथ। ठीक है। नाउ ये XB, सॉरी, हाँ। नाउ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आएगा? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन, करेक्ट, explanatory statement. So all these things will form part of my financial statement. Financial statement जो है वो मेरा true and fair view देना चाहिए, ऐसा स्टैंडर्ड सब जगह चिपके के आने का उसको। सेकेंडली क्या बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई होना चाहिए। डिविएशन होएगा तो रिपोर्ट करने का। शेड्यूल 3 के साथ जो भी कंप्लायंसेस करने का है वो मेरे को कंप्लाई करने का है। नाउ इसको मैं रखूंगी किसके सामने? अपन ने अभी पढ़ा, शेयर होल्डर्स के सामने मैं ले डाउन करूंगी। दे विल सी द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दे में ईदर अडॉप्ट इट और दे में नॉट अडॉप्ट इट। अगर वो अडॉप्ट करते हैं तो क्या है रूल? करेक्ट। अगर नहीं अडॉप्ट करते तो प्रोविजनल फाइल करेंगे एंड उसके साथ में वापस AGM करेंगे, और जब भी सेकेंड AGM में अडॉप्ट होगा तभी वो अडॉप्टेड फाइल करेंगे। अगर मेरा AGM हुआ ही नहीं, 30 days, correct, from the date AGM should have been held. Now when I'm making the financial statements, I have to make financial statements, I have to take consolidated financial statement। जो मेरी subsidiaries है उनका भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगी और फिर सारा जो है वो मैं फाइल करूँगी। इसमें क्या एक्सेप्शन है बोल? होल्डी ओन्ड सब्सिडरी कंसेंट दे दिया है कि तुम नहीं फाइल करो तो उनका अपन नहीं फाइल करेंगे। अगर इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं करने का है, कौन सा? लिस्टेड कंपनी नहीं है, प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग नहीं है, तो फिर नहीं करूँगी। तो ये 4 जन को एक्सेप्शन है, बाकी सब जगह मैं कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करूँगी। इज दैट क्लियर? थैंक यू। देन पिनल प्रोविजंस है, उसमें जो भी ऑफिसर्स है। हाँ, नाउ रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। रीओपनिंग में 2 चीज़ हो सकता है। एक है जब भी अथॉरिटीज़ मुझे बोलेगा कि रीओपन करने का है। सेकंड है जब भी मैं खुद से, मेरे को परिवर्तन आया कि अरे भाई बराबर से नहीं मेंटेन किया तो मैं करेगी। जब भी अथॉरिटीज़ बोलता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी, गवर्नमेंट या सेंट्रल स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी, कोई भी अगर बोलता है कि तुमको तुम्हारा अकाउंट रिवाइज करना पड़ेगा या रिकास्ट करने का फॉर वट एवर ब्ला 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 रीजन, देन आई विल हैव टू रिवाइज एंड रिकास्ट माई अकाउंट्स। कितने साल तक खोल सकते हैं? 8 years के लिए खोल सकते हैं। और वो जो रिवाइज्ड अकाउंट्स है विल बी कंसिडर्ड टू बी माई फाइनल अकाउंट्स। करेक्ट? ओके। ये लोग ऐसा अंदर मनी मन गाली दे रहे। कभी वो बोलेगा, जब भी कभी बोलेगा कि रिवाइज करना है, अगर फ्रॉड्यूलेंट मैनर है, फ्रॉड्यूलेंट मैनर है या फिर अफेयर्स मिसमैनेज है, तो वो बोलेगा कि तुमको ये अकाउंट्स जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा। एंड वो नोटिस भेजेगा, रिप्रेजेंटेशंस लेगा एंड फिर उसके बाद में ऑर्डर पास करेगा। कभी कभी खुद से हो गया, अरे बाबा ये जो बनाया है वो गलत है, 8 साल तक ही कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे खुद से अगर लग रहा है कि मेरा गलत है, देन इन दैट केस क्या करेंगे हम लोग?
एप्लीकेशन करेंगे ट्रिब्यूनल को कि हमको हमारे अकाउंट्स रिवाइज या रिकास्ट करने हैं, ट्रिब्यूनल मेरे को हाँ बोलेगा तो मैं उसको रिवाइज या रिकास्ट कर सकती हूँ। 3 प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर्स तक का ही मैं उसको एक टाइम पे रिवाइज कर सकती हूँ, फॉर एनी 3 प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर्स। एंड ये जो फाइनल नया बनाया है दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी फाइनल, और ये मैं रजिस्ट्रार के साथ में फाइल कर दूंगी। NFRA अगर मैं पढ़ने का बोलूँगी ना तो भी तुम लोग मेरे को भगा दोगे इधर से। कौन कौन साइन करेगा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, कौन साइन करेगा? हाँ, कोई भी पर्सन ऑथराइज बाय द बोर्ड, CEO, CFO एंड कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर पर्सन जिसको अथॉरिटी दिया है टू साइन द रिपोर्ट। बोर्ड्स रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, चैप्टर वाइज जाने का अपने को, कि अगर मैंने कुछ नया शेयर्स इशू किया है तो उसका डिटेल्स आएगा, डिपॉजिट्स कितना एक्सेप्ट किया है, कितना पे किया है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था, एंड ऑफ द ईयर कितना है, नॉन कंप्लायंस अगर है तो क्या नॉन कंप्लायंस किया है, सब कुछ करेंगे। फिर मेरा रिजर्व्स कितना है, कैरिंग वैल्यू ऑफ रिजर्व्स कितना है, डिविडेंड कितना मैंने साल में पे किया है। फिर हाँ, मिनट्स कौन से मीटिंग्स होल्ड किए हैं, उसमें क्या क्या डिसीजन, मिनट्स क्या क्या मैंने पास किए, क्या क्या रेजोल्यूशंस पास किए हैं। फिर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट के बारे में, उनको रेम्यूनरेशन मैंने कितना दिया है, अगर उसने कोई फ्रॉड बोला है तो फ्रॉड क्या बोला है, अगर उसने ऑडिट रिपोर्ट में कुछ क्वालिफिकेशंस या रिजर्वेशंस दिया है तो वो सब क्या उसने दिया है, वो सब कुछ अपने को इसमें डालने का है। फिर स्टेट ऑफ कंपनी अफेयर्स, रिस्क मैनेजमेंट, कंजर्वेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर है डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, कि जो भी मेरे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है, CSR पॉलिसी दैट्स राइट, जो भी मेरे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, उसके सारे अकाउंटिंग पॉलिसी, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कंप्लाई करने चाहिए थे वो सारे मैंने कंप्लाई किए हैं। एंड इफ देर आर डिविएशंस, क्यों मेरे डिविएशंस आ रहे हैं, इंटरनल फिनेंशियल कंट्रोल्स ऑफ द कंपनी बराबर है ताकि कोई फ्रॉड या चीटिंग या कुछ भी नहीं हो सके। सो दिस इज समथिंग विच विल फॉर्म पार्ट ऑफ माई बोर्ड्स रिपोर्ट। अगर मैं लिस्टेड कंपनी हूँ, 25 करोड़ से ऊपर पेड अप कैपिटल है, तो मैं क्या ऐड करूँगी, मेरे जो डायरेक्टर्स है, बोर्ड है और कमिटी है, ये लोग 3 चीज़ का इवैल्यूएशन करके वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। गवर्नमेंट कंपनी को ये क्लॉज नहीं अप्लाई होगा, OPC स्मॉल कंपनी को ये नहीं एप्लीकेबल है, लेकिन उनको बोल सकते हैं अब्रिज रिपोर्ट देने के लिए, दिस अब्रिज रिपोर्ट विल इंक्लूड योर ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन एंड बोर्ड्स कमेंट ऑन दीज ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन। ठीक है, पेनल्टी प्रोविजन नॉन कंप्लायंस किया तो। नाउ ऊप्स, CSR CSR क्या बोलता है? नहीं, CSR कभी कभी कौन सी कंपनीज को अप्लाई होगा, नेटवर्थ 500 करोड़, 1000 करोड़, नेट प्रॉफिट। ये एंट्री के लिए कोई भी एक साल में कोई भी एक कंडीशन अप्लाई हो गई तो मेरे को CSR एप्लीकेबल होएगा, लेकिन एग्जिट करना है तो 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक ये सारी भी 3 कंडीशंस अगर मैं नहीं कंप्लाई करती हूँ तो ही मैं उसको एग्जिट कर सकती हूँ। अभी CSR अगर मुझे एप्लीकेबल हो गया, CSR क्या है? हाँ, बट क्या बोलता है? दया। कौन से शेड्यूल में दयावान एक्टिविटीज़ है? शेड्यूल 7 में लिखा है कि कहाँ पे दया आता है, वैसा वाला एक्टिविटीज़ तुमको करना पड़ेगा अगर तुमको CSR एप्लीकेबल है। कितना परसेंटेज मुझे देना है? 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। बट अगर 3 साल नहीं हुआ है तो जितना भी प्रीसीडिंग ईयर्स है उसका। अभी जो 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट है, अगर वो 50 लाख के ऊपर है तो मेरी CSR कमेटी फॉर्म होगी। 50 लाख के नीचे है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकता है। CSR कमेटी में कौन कौन आएगा? 2 डायरेक्टर्स एटलीस्ट रहेगा, एंड एक अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी वहाँ पे आएगा, और वो सारा जो भी है डिटेल्स उसमें डालेगा। ड्यूटीज़ क्या है कि CSR पॉलिसी फॉर्म करने का, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का, उसके लिए गाइड करने का, मॉनिटर करने का कि किया है कि नहीं किया है। जहाँ पे एक्सपेंडिचर मेरा बहुत ज़्यादा है, 10 करोड़ के ऊपर है, तो इवैल्यूएट करने का इम्पैक्ट कितना हुआ है, इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे। याद आ रहा है? ठीक है। देन ड्यूटीज़ हो गया। कौन सा? हाँ, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का मैं तुम लोग को कंफर्म करके बोली। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है तो 30 डेज के अंदर डालने का, ऑन गोइंग नहीं है तो 6 मंथ्स के अंदर डालेंगे। देन हाँ,
ऑन गोइंग है, बट वो मॉड्यूल अपन ने अभी सुबह आने के टाइम देखा ना, ठीक है, वो विल चेक इट, डोंट वरी, विल चेक फ्रॉम द बेयर एक्ट ओनली. नाउ राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी क्या है? टू रिसीव द कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कौन से लोगों को जाएगा? मेंबर्स को जाएगा, ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर होल्डर, एनी अदर पर्सन. कितने दिन के पहले जाएगा? 21 डेज. अगर 21 डेज में नहीं जाना है, लेट जल्दी भेजना, मतलब कम डेज में भेजना है, तो 95% ऑफ शेयर कैपिटल या वोटिंग पावर जो मेंबर्स होल्ड करते हैं वो लोग बताएंगे, अप्रूव करेंगे, एंड वी कैन सेंड इट इन लेस देन 21 डेज. जहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी है उनको 21 डेज के बदले 14 डेज के अंदर भेजना है. अगर मैं लिस्टेड कंपनी हूँ तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज सकती हूँ, फिजिकल भी भेजूंगी, या फिर मैं मेरे रजिस्टर्ड ऑफिस में बिजनेस आज में अगर इंस्पेक्शन के लिए रेडी रखती हूँ तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन. हाँ, वो नोटिस तो चला जाएगा ना कि है, वरना रजिस्टर्ड ऑफिस पे यू कैन ऑलवेज कीप इट 21 डेज बिफोर, नो नोटिस. 21 डेज रख दिया तो चलेगा तेरा. हाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंबर्स कैन कम एट एनी टाइम एंड इंस्पेक्ट. सो but practically they will put it up on the website saying that it is available. Then done. फिर क्या बोलता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स डीमैट फॉर्म में. अगर मेरे शेयर्स डीमैट में होल्ड करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज सकती हूँ, नहीं होल्ड करते हैं तो मेरे को फिजिकल कॉपीज़ भेजना है. अगर मैं पब्लिक कंपनी हूँ और नई शेयर्स होल्ड करता है बट उन्होंने ईमेल आईडी दिया है तो उनको इलेक्ट्रॉनिक मोड में मैं भेज सकती हूँ. कॉपी ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, हेल्ड, नॉट हेल्ड, अडॉप्टेड, नॉट अडॉप्टेड, ये अपन ने ऑलरेडी कर दिया रिवाइज, करेक्ट. देन क्या हो गया इंटरनल ऑडिट. किसको किसको चाहिए? लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट. क्या क्या है? अनलिस्टेड कंपनी में पेड अप कैपिटल 50 crores और मोर, टर्नओवर ऑफ 100 crores और मोर, प्रॉफिट, आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ 100 crores और मोर, एंड डिपॉजिट्स ऑफ 25 crores और मोर. प्राइवेट कंपनी में सेम लिमिट क्या है? 200 और आउटस्टैंडिंग लोन 100. ठीक है, कौन कौन बन सकता है इंटरनल ऑडिटर? मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. ओके, दैट इज द ओनली थिंग. बट ये क्वेश्चन खाली ये लिमिट पूछ सकता है इसमें, बाकी तो सब ऑडिट में भर भर के है पूछने को, तो ये चाहिए नहीं. ठीक है, थैंक यू सो मच. सॉरी थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड हो गया. चलो 4 बज गया. चलो यस, अभी आधा घंटा ब्रेक. थैंक यू सो मच ऑनलाइन. बाय बाय. बाय, थैंक यू.